नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि फर्स्ट फेज लोकसभा चुनाव का क्या है लेखा जोखा, यानी फर्स्ट फेज लोकसभा चुनाव 102 सीटों पर 19 अप्रैल को होने जा रहा है। क्या कहता है 102 सीटों का हिसाब किताब? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। 18वीं लोकसभा चुनाव 7 फेज में होगा और पहला फेज 102 सीटों पर 19 अप्रैल से शुरू होगा। दूसरा फेज 89 सीटों पर 26 अप्रैल को होगा। तीसरा फेज 94 सीटों पर 7 मई को होगा। चौथा फेज 96 सीटों पर 13 मई को होगा। पांचवा फेज 49 सीटों पर 20 मई को होगा और छठा फेज 57 सीटों पर 25 मई को होगा और आखिरी फेज यानी 7वीं फेज 57 सीटों पर 1 जून को होगा और 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होगा कि कौन करेगा राज भारत पर अगले 5 वर्ष तक। आइए अब हम आपको बताते हैं पूरे विस्तार में कि फर्स्ट फेज 102 सीटों का लेखा जोखा क्या है। फर्स्ट फेज 102 सीटों का चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें 21 राज्य शामिल होंगे। और वो राज्य कौन है मैं आपको बताऊं। अरुणाचल प्रदेश 2 सीटों पर चुनाव होगा, कुल 2 सीटें हैं। असम जहां पे 14 लोकसभा सीट है, फर्स्ट फेज में 5 सीटों पर चुनाव होगा। बिहार जहां पे 40 लोकसभा सीट है, पहले फेज में 4 सीटों पर चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ जहां 11 लोकसभा सीट है, 1 सीट पर चुनाव होगा। मध्य प्रदेश जहां पे 29 लोकसभा सीट है, पहले फेज में 6 सीटों पर चुनाव होगा। महाराष्ट्र जहां 48 लोकसभा सीटें हैं, पहले फेज में 5 सीटों पर होगा। मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है, दोनों पे पहले फेज में है, थोड़े से रह जाएंगे जो दूसरे फेज में भी होगा। मेघालय में 2 लोकसभा सीट है, दोनों लोकसभा सीटों पर पहले फेज में चुनाव है। मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है और पहले फेज में ही लोकसभा चुनाव होंगे। नागालैंड में 1 लोकसभा सीट है, जिसमें पहले फेज में चुनाव होंगे। राजस्थान जहां 25 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से 12 सीटों पर चुनाव पहले फेज में होंगे। सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है और उस पर चुनाव पहले फेज में होंगे। तमिलनाडु जहां पे 39 लोकसभा सीट है, 39 के 39 सीटों पर चुनाव होंगे पहले फेज में। त्रिपुरा में 2 सीट है, जिसमें 1 सीट पर चुनाव होंगे पहले फेज में। उत्तर प्रदेश जहां पे 80 लोकसभा सीटें हैं, पहले फेज में 8 सीटों पर चुनाव होंगे। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है, पांचों पर पहले फेज में चुनाव होंगे। वेस्ट बंगाल में 42 लोकसभा सीट है, जिसमें 3 सीटों पर पहले फेज में चुनाव होंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 1 सीट है और उस पर पहले फेज में चुनाव होंगे।
जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीट है, जिसमें एक सीट पर पहले फेज में चुनाव होंगे। लक्षद्वीप जहां 1 लोकसभा सीट है, उसमें चुनाव होंगे पहले फेज में। पुडुचेरी जहां पे 1 लोकसभा सीट है और उस पर चुनाव होंगे पहले फेज में। माने ये कि 21 राज्यों में 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। और जैसा मैंने पहले बताया कि 7 फेज के बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होगा। सवाल उठता है कि जो लेखा जोखा हमने आपसे साझा किया 102 सीटों का, उसका लेखा जोखा या हिसाब किताब क्या दर्शाता है? यदि 102 सीटों का आप पार्टी पोजीशन देखेंगे तो मैं आपको बताऊं कि 102 सीटों में 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़े के आधार पर 43 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। कांग्रेस जीती थी 14 सीटों पे, डीएमके तमिलनाडु में 24 सीटों पर जीत हुई थी और अन्य के खाते में जीत हुई थी, उनकी संख्या थी 21। यानी यह है 102 सीटों का पार्टी पोजीशन। अब सवाल आता है कि ये 21 राज्य में सबसे ज्यादा 7 फेज में 102 सीटों पर चुनाव है। और इसमें से यदि हम आपको बताएं कि सबसे महत्वपूर्ण राज्य कितने हैं जो तय करेगा अगले लोकसभा चुनाव के परिणाम को, यानी 18वें लोकसभा चुनाव परिणाम तय करेगा इन 21 राज्यों में से 9 राज्य। ध्यान से सुनिएगा, उन 9 राज्य कौन से हैं? बिहार जहां 40 सीट है, छत्तीसगढ़ जहां 11 सीट है, मध्य प्रदेश जहां 29 सीट है, महाराष्ट्र जहां 48 सीट है, राजस्थान जहां 25 लोकसभा सीट है, तमिलनाडु 39 लोकसभा सीट है, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट है, उत्तराखंड 5 लोकसभा सीट है और बंगाल यानी वेस्ट बंगाल 42 सीट। अब ये 9 राज्यों का यदि लोकसभा चुनाव के सीटों को जोड़ दें तो बनता है 319। कुल लोकसभा सीट है हमारे संसद में जिस पे चुनाव होता है 543। अब आप देखिए कि ये 319 9 राज्य। अब आप जानना चाहेंगे कि ये 319 में यदि हम 2019 के आंकड़े को फिट करें, कौन जीता कौन हारा वो सुनिए। 319 सीट में से 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को आकलन करें तो एनडीए ने 230 सीटों पर चुनाव जीता था। यानी कुल 319 सीट, 9 राज्य और एनडीए की जीत हुई थी 230 पर। और दूसरी तरफ यदि इंडिया अलायंस कहें या उस समय के यूपीए कहें, उनकी जीत हुई थी 50 सीटों पर। ध्यान रखिएगा, ये 50 सीट में से यदि आप तमिलनाडु का 38 सीट घटा दें, 38 सीट घटा दें तो कितना बचेगा 50 में से? मात्र 12 सीट। और यदि कांग्रेस का सीट जोड़ भी दें, 8 सीट जो तमिलनाडु में कांग्रेस ने जीता था डीएमके गठबंधन के साथ, तो यदि 8 सीट जोड़ें यानी कि
38 में से तमिलनाडु में 39 सीट है। 2019 में यूपीए की जीत हुई थी 38 सीटों पर और एनडीए सिर्फ 1 सीट जीता था। तो 50 में से यदि हम उतना माइनस कर दें तो आप अंदाज लगा सकते हैं बचता कितना है, यानी 12। यह हाल था यूपीए का। फिर भी हमने कुल जोड़ा है तो कहने का मतलब है कि 319 में से 230 एनडीए को जाता है और 50 यूपीए को और अन्य के खाते में 39 सीट। अब वो 39 सीट कौन सा है? बंगाल में टीएमसी 22 सीट, एसपी और बीएसपी उत्तर प्रदेश में 15 सीट, महाराष्ट्र में एमआईएम औरंगाबाद की सीट 1 सीट और महाराष्ट्र में ही एक इंडिपेंडेंट जीता था। कुल 39, यानी 319 का आंकड़ा यह बैठता है दोस्त 230, 50 और 39। अब आप देखिए सीधा मैसेज क्या है कि सबसे बड़ा चैलेंज एनडीए के यह है कि क्या एनडीए 230 सीटों का लीड बनाए रखेगी। दूसरा, क्या यूपीए या इंडिया अलायंस 50 पे रुकी रहेगी या आगे बढ़ेगी। तीसरा, जो थर्ड प्लेयर है टीएमसी, एसपी, बीएसपी, एमआईएम, इंडिपेंडेंट, कुल 39 सीटों का, उसका क्या होगा। यदि हम राज्यवार आपको आंकड़ा दें तो आप और भी दंग रह जाएंगे। तो ये कुल आंकड़े ये कहता है कि क्लियर कट एनडीए को एडवांटेज है इन 9 राज्यों में। एक राज्य जहां पर एनडीए बैकफुट पे है वो राज्य है तमिलनाडु। ये मैं जिक्र कर रहा हूं 2019 लोकसभा चुनाव के परिणामों का। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है, बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, के अन्नामलाई के नेतृत्व में अब की बार बीजेपी तमिलनाडु में एक नया कीर्तिमान साबित करके बनाएगी, यानी एक नया कीर्तिमान बनाएगी। आप मेरा वीडियो तमिलनाडु पर जरूर देखिए, क्योंकि मैंने बीजेपी के दावे को आंकड़ों में लाके दर्शाया है कि वहां पर बीजेपी का क्या होगा। नया कीर्तिमान होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, उसके लिए आपको मेरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु बहुत बड़ा चैलेंज है। यदि इस 102 में से आप यदि 39 को माइनस करते हैं तो आप देख लीजिए 9, यानी कि 63 सीट बचता है यदि 102 फर्स्ट फेज में से माइनस कर दें तो मेरे कहने का मतलब है कि पहला फेज यदि आप देखें तो निश्चित रूप से चैलेंज एनडीए के लिए सबसे ज्यादा है। इनमें 43 सीटों का जो लीड है उससे बीजेपी अपना आंकड़ा कितना बढ़ाएगी, क्योंकि यदि बीजेपी 370 पार जाना चाहती है, यदि एनडीए 400 पार जाना चाहता है, तो उसे 39 के आंकड़ों में, तमिलनाडु के 39 के आंकड़े में भेद करना ही पड़ेगा, सीटें लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो आंकड़े लाना मुश्किल हो सकता है। और जहां तक राज्यवार आप देखेंगे, उत्तर पूर्वी राज्य देखेंगे, वहां पे भी 2019 में उत्तर पूर्वी राज्य में, जिसका वीडियो मैं आपको जरूर बताऊंगा पूरे विस्तार के साथ, लेकिन संक्षिप्त में यह कहूंगा मैं कि 2019 के आंकड़े को
यदि आप देखेंगे तो उत्तर पूर्वी राज्यों में 25 सीट है, जिसमें एनडीए को 19 सीट मिला था। और अब की बार संभावना यह है कि जहां आसाम में पिछली बार कांग्रेस को, बीजेपी को, माफ करेंगे, 9 सीटें मिली थी, अब की बार कहते हैं कि हो सकता है 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें 11 के 11 जीते। एक सीट सिर्फ AIUDF को जा सकता है, बाकी 14 में से 13 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है, क्योंकि एनडीए ने आसाम में 9 पे 11 पे खुद चुनाव लड़ रही है बीजेपी, 2 पर एक एलआई है, असम गण परिषद, और एक और है। तो यदि ऐसा होता है, उत्तर पूर्वी राज्यों से भी सीटें थोड़े से बढ़ने की संभावना है। अब जहां तक आप देखें, मैंने आपको बताया, बिहार देखिए, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, 2019 लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिली थी। सिर्फ एक सीट किशनगंज का कांग्रेस के खाते में गया था। छत्तीसगढ़ 11 सीट है, जिसमें 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी जीती थी, 2 पर कांग्रेस। संभावना यह है कि अब की बार छत्तीसगढ़ में शायद कांग्रेस खाता भी न खोल पाए। मेरा अनुमान है मध्य प्रदेश 2019 के आंकड़े कहते हैं कि 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा, जहां से कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ चुनाव जीते थे, लेकिन वो जीत, ध्यान दीजिएगा, विक्ट्री मार्जिन सिर्फ 3% का था, क्योंकि 2014 में जब कमलनाथ जीते थे तो विक्ट्री मार्जिन 10% था, और वो घट के 2019 में 3% रह गया। मुझे अंदेशा ये है कि शायद कांग्रेस इस बार छिंदवाड़ा की सीट भी बचा नहीं पाए, यानी मध्य प्रदेश में भी बीजेपी 29 का 29 आंकड़ा पा सकती है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी और शिवसेना 41 सीट जीते थे, यानी 23 बीजेपी और 18 शिवसेना। अब की बार की स्थिति बड़ा ही विचित्र है, बड़ा ही पेचीदा है। शिवसेना खंडित हो चुकी है, एनसीपी खंडित हो चुकी है, कांग्रेस का सफाया हो चुका है। अब यह सोचिए, सिर्फ इंडिया अलायंस में बड़े चेहरे रह गए हैं। उसका परिणाम क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन मेरा अनुमान है पिछली बार 41 सीट, अब की बार एनडीए हो सकता है कि 48 का 48 सीट मिल जाए। शायद उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस तो सुपड़ा साफ चुनाव के पहले ही हो चुका है, शायद खाता ना खोल पाए। राजस्थान मैक्सिमम रिजल्ट था 2019 में, 25 में से 24 बीजेपी जीती थी, 1 सीट उसके एलआई को मिला था। संभावना यह है कि फिर से बीजेपी 25 का 25 सीट राजस्थान में जीतेगी। तमिलनाडु का हमने बता दिया कि बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए कि वहां पर बीजेपी नया कीर्तिमान क्या बनाती है, जो मैं कह चुका हूं, मेरा वीडियो देखिएगा। उत्तर प्रदेश पिछली बार 80 में से 64 सीट एनडीए जीती थी, यानी 62 बीजेपी और 2 अपना दल। अब की बार मेरा अनुमान कहता है कि उत्तर प्रदेश में 80 का 80 सीट बीजेपी जीत सकती है। बिहार में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं 40 का 40, क्योंकि वहां पर पूर्णिया माफ करेंगे, किशनगंज का सीट इस तरह का उसका प्रकृति है कि वहां पर तकरीबन 70% 75% वोटर मुस्लिम है, इसलिए वहां पर अभी भी मुझे थोड़ा सा संदेह है। लेकिन यदि एमआईएम ने ठीक ठाक वोट काटा तो हो सकता है जेडीयू जो 2019 में
हार गई थी अब की बार जीत जाए। यदि ऐसा होता है तो बिहार में भी एनडीए 40 का 40 सीट जीत सकती है। उत्तराखंड में तो मुझे लग रहा है पिछली बार भी 5 सीट जीती थी, अब की बार भी। बंगाल, वेस्ट बंगाल, बड़ा ही करामाती परिणाम होने जा रहा है इस बार। पिछली बार स्वयं भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि 42 में से उन्हें 18 सीटें मिलेंगी, लेकिन बंगाल में सेंट्रल बंगाल और नॉर्थ बंगाल में पूरा का पूरा भाजपा ने सारी सीटें जीत ली, यानी टीएमसी का सफाया हो गया था। लेकिन बीजेपी सेंट्रल बंगाल में बहुत कुछ नहीं कर पाई, और इसलिए अधिकारी हों चाहे अन्य बड़े नेता हों, सब के सब सेंट्रल बंगाल में इस बार लगे हुए हैं। संभावना यह है कि अब की बार बीजेपी बंगाल में 42 में से 30 का आंकड़ा पार करेगी। तो कुल मिला के ये है एनडीए का परफॉर्मेंस के बारे में। तमिलनाडु के बारे में जैसे मैंने बताया कि अभी भी वहां पर एडवांटेज डीएमके प्लस को देना होगा। तो ये तो है हमारा फर्स्ट फेज का लेखा जोखा। पूरे प्रमुख राज्य, जिन राज्यों का चुनाव फर्स्ट फेज में होना है, उनके कुल योगों का भविष्य क्या दिखता है, ये लेखा जोखा है। और हम आपको सारे फेजों का, 7 फेजों का लेखा जोखा बताएंगे और आपसे साझा करेंगे अपने विचारों को। और आपको यदि हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखिए। और आपसे आग्रह है, निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसकी सफलता और असफलता आपके सब्सक्राइब करने से ही जुड़ा हुआ है, और वो जुड़ाव हमें हमेशा एक तरह से प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।